जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में रिसेंटली कंडक्टेड सीडीएस पेपर के ज्योग्राफी क्वेश्चंस की बात करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे सीडीएस और सीएपीएफ के लिए सूरवीर बैच है जिसकी ये डिटेल्स हैं। और एक बात और, वीडियो में जब भी आप हर क्वेश्चन के साथ बढ़ें तो वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट करना है। डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे सेकेंडरी वेव्स के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो ये ट्रफ और क्रेस्ट को क्रिएट करते हैं जब ये पास होते हैं। दूसरा ये कि जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव डायरेक्शन के। दोस्तों हमें पता है कि जब अर्थक्वेक होता है उस टाइम पे वेव्स निकलती हैं और इस वेव्स को समझने के लिए हमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल को समझना पड़ेगा। बहुत आसान है ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। असल में क्या होता है कि जब वेव परपेंडिकुलरली मूव करती है मीडियम पार्टिकल के तो उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है जो वेव की डायरेक्शन है वो पैरेलल है पार्टिकल्स के। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल का मतलब और ये होता है ट्रांसवर्स का मतलब। अब लॉन्गिट्यूडनल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स का मीडियम है वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जबकि ट्रांसवर्स में हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो राइट एंगल में मूव कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं पार्टिकल्स। ये दो बातें बहुत अच्छे से पहले समझिए। अब ये ट्रांसवर्स राइट एंगल है और वेव की डायरेक्शन में, इस वजह से केवल सॉलिड में पॉसिबल है। बट जो लॉन्गिट्यूडनल है ये हर तरह के मीडियम में, ऑल काइंड यानी सॉलिड लिक्विड गैस सब में लॉन्गिट्यूडनल वेव पास हो सकती है। बट ट्रांसवर्स केवल सॉलिड में पास हो सकती है। और ट्रांसवर्स का ये तो फीचर ही है क्रेस्ट और ट्रफ बनाने का। ये जो ऊंचाई में जाती है वेव इसे क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाला ट्रफ कहलाता है। अगर हमें ये बातें समझ आ गई तो हम बहुत आसानी से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव समझ सकते हैं। देखिए जब अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक हैपन होता है, उस टाइम पे सबसे पहले जो सरफेस पे आती हैं वो प्राइमरी होती हैं। अब ये पहले आती हैं इसलिए हम इसे प्राइमरी कहते हैं। थोड़ा टाइम लेग के बाद, थोड़ा टाइम गैप के बाद जो सरफेस पे वेव पहुंचती हैं अर्थक्वेक की, उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। अब आप ये सोचो कि प्राइमरी पहले पहुंचेगी या सेकेंडरी पहले पहुंचेगी। ये तो हमें समझ आ रहा है प्राइमरी पहले पहुंचेगी। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि प्राइमरी लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है तो आपका आंसर क्या होगा? तो हम यहाँ साफ तौर से पढ़ पा रहे हैं कि ये चूंकि जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रही है सेम डायरेक्शन में, इसलिए ज़्यादा फास्ट पहुँच पाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा फास्ट पहुँच पाएंगी। और यही रीज़न है कि जो प्राइमरी वेव होती हैं वो पैरेलल होती हैं इनकी वाइब्रेशन डायरेक्शन, यानी हम कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अब ये लॉन्गिट्यूडनल है तो इसी के साथ ही ये सभी मीडियम में पास करती हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि लॉन्गिट्यूडनल जो है वो देखिए हर तरह के मीडियम में पास होती हैं। अब जस्ट इसका उल्टा सेकेंडरी वेव होगा। सेकेंडरी वेव में ये परपेंडिकुलर होंगी वाइब्रेशन की डायरेक्शन, यानी ये क्या होंगी, ट्रांसवर्स होंगी। इसी वजह से ये केवल सॉलिड में पास करेंगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए ट्रांसवर्स केवल सॉलिड में पास करती हैं। तो जब हम डिस्कशन कर रहे थे अपने बैच में ज्योग्राफी का, उस टाइम पे मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था कि अर्थ की शेकिंग को अर्थक्वेक कहते हैं और वेव जनरेट होती हैं सर डायरेक्शन में। अब वो ना एक बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फोकस क्या है और एपी सेंटर क्या है, तो इसे भी मैंने आपको याद करवाया। जहाँ से ये एनर्जी रिलीज होती है वो फोकस कहलाती है। और फोकस के जस्ट सामने वाली जो जमीन जहाँ पे हम खड़े होते हैं, उस जमीन पे जो पॉइंट का होगा अर्थक्वेक का, जहाँ पे वेव्स पहुंचेंगे, वो एपी सेंटर कहलाएगा। ये डिफरेंस है इनके बीच। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, जबकि एपी सेंटर क्या है, एपी सेंटर वो पॉइंट है सरफेस पे जो फोकस के नियरेस्ट है। अब क्वेश्चन बहुत है बट ये क्वेश्चन हम यहाँ कवर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अर्थक्वेक के ऊपर ही सिर्फ 30-40 सवाल आए हुए हैं। बट मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो वेव्स के ऊपर है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा वेव से डील करता है। यस, तो अब देखिए वेव्स में पहले हम समझते हैं कि वेव्स कितनी तरह की होती हैं। तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है ये एपी सेंटर में हाईएस्ट होती है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के जो पॉइंट है वो जस्ट वर्टिकली है ना। और इस वजह से ये डिक्रीज होगी। जब यहाँ से वो दूर जाने लग जाएंगी तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक हैं वो लिथोस्फेयर में होते हैं। सीस्मिक वेव का मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अर्थक्वेक की वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बॉडी वेव्स और दूसरी होती हैं सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स भी दो तरह की होती हैं, बट हम पहले समझते हैं कि ये बॉडी वेव्स क्या होती हैं। तो बॉडी वेव जनरेट होती हैं
ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस एंड मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये तो वही बात हो गई ना कि अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है उससे एनर्जी रिलीज हो रही है और वही एनर्जी चारों डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वो जो वेव्स हैं वो बॉडी वेव्स कहला रही हैं। अब ये केवल अर्थ के इंटीरियर में ही मूव करती हैं और बॉडी वेव ज़्यादा फास्ट होती हैं सरफेस वेव के मुकाबले। अब ज़्यादा फास्ट होंगी तो ये पहले डिटेक्ट होंगी सिस्मोग्राफ में। इसी के अंदर दो टाइप हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये बातें अभी आपको ध्यान होंगी कि प्राइमरी का मतलब पहले पहुंचना, तो ये पहले पहुंचती हैं। अब पहले कौन पहुंचेगा, जो फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट वाली वेव्स पहले पहुंचेंगी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि प्राइमरी ज़्यादा फास्ट है या सेकेंडरी, तो साफ तौर से जवाब होगा प्राइमरी ज़्यादा फास्ट है। अब ये ज़्यादा फास्ट है तो इसका नेचर कैसा होगा, आप बताइए कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा या ट्रांसवर्स होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल मूव करती हैं, हमने देखा ना, ये जिसकी डायरेक्शन पैरेलल होती है वेव डायरेक्शन के, तो इस वजह से ये साउंड वेव की तरह होती हैं, क्योंकि साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब प्राइमरी वेव चूंकि साउंड वेव की तरह होती हैं, इसलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही पास करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल के बारे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये तीनों में पास करती हैं। अब जो हमने प्राइमरी में समझा, जस्ट इसका उल्टा लॉजिक यहाँ लगाना है। प्राइमरी अगर फास्टेस्ट है तो ये क्या होगी? ये उसके स्लो होगी, प्राइमरी से स्लो होगी, इसलिए ये थोड़े टाइम के बाद पहुँचती हैं। अब ये तीनों में पास कर रही हैं प्राइमरी वेव, बट सेकेंडरी क्या होगी? सिर्फ सॉलिड में पास करेंगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है, बस। तो यही मैंने कहा, अगर आपको लॉन्गिट्यूड और ट्रांसफर समझ आ रहा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत ही आसान काम है। देन सरफेस वेव है, तो ये तो ट्रांसवर्स वेव भी कहलाती हैं और इसमें परपेंडिकुलर होती हैं ये वेव प्रोपगेशन के, और ये ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। अब आप समझो कि सरफेस वेव ज़्यादा डैमेजिंग क्यों है। देखिए सब कुछ लॉजिकल है, अगर आप वाई नहीं पूछ रहे हो तो फिर ज्योग्राफी पढ़ के फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर वो चीज़ें लिंक नहीं कर पाओगे आप। वाई सरफेस वेव आर मोर डैमेजिंग देन बॉडी वेव्स? आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ये थोड़ा टाइम गैप के बाद आ रही हैं तो धीरे आकर के ज़्यादा नुकसान पहुंचा पा रही हैं, अपनी एनर्जी बरकरार ये रखती हैं। इसके बाद लव्स वेव है, ये तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करवाती है। देन रिले वेव है, तो इनका कोई खास ज़्यादा महत्व है नहीं। इसके बाद ये इनकी मेजरमेंट है जो हमें अभी पढ़ना नहीं है। अब ये क्वेश्चन कुछ मैं करवाता हूँ ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। नॉट करेक्ट आपको बताना है। पी वेव मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, नाम ही प्राइमरी है तो पहले पहुंचेंगी ही। दूसरा कह रहा है पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड, सही बात है ना, पहले पहुंच रही है, इस वजह से ये जो भी सामने आ रहा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में ये पास कर रही हैं। और यहीं से एक बात और हम कंक्लूड करेंगे कि ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव की तरह। तीसरा कह रहे हैं सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव। देखिए ये बात भी सही है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। और चौथा कह रहे हैं पी वेव हैव मैक्सिमम एरिया अंडर इट्स शैडो जोन, ये बात गलत है एक्चुअली। पी वेव में मैक्सिमम एरिया नहीं शैडो जोन का, एस वेव में है। ये शैडो जोन क्या है वो भी ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए आपसे मैं ये पूछता हूँ कि जहाँ से वेव जनरेट हो रही है, क्या वो जितनी भी चीज़ें सामने आ रही सब में पास कर पा रही हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शैडो जोन बनता ही इस वजह से है, वेव एक ऐसे मीडियम में एंटर कर जाती हैं जहाँ पे ट्रेवल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस केस में, इन दिस केस द अर्थ हैज़ एन आउटर लिक्विड कोर, ड्यू टू द नेचर ऑफ द सिस्मिक वेव इन अ लिक्विड मीडियम, पी वेव्स आर रिफ्रैक्टेड वाइल एस वेव आर अनेबल टू ट्रैवल एट ऑल। तो एस वेव तो ट्रेवल ही नहीं कर पाती हैं। तो यही शैडो जोन की इमरजेंस की बात है। कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे वेव नहीं पहुँचती उसे हम शैडो जोन कहते हैं। शैडो मतलब छाया, यहाँ पहुँच नहीं पा रही है वेव। अर्थ का वो पार्ट जहाँ वेव नहीं पहुँच पा रही है उसे हम शैडो जोन कहते हैं। तो ये देखा गया सिस्मोग्राफ में कि एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस। However, the seismograph located beyond 145 from epicenter record the arrival of P wave but not that of S wave। 145 से लेकर एपीसेंटर तक P वेव तो दिख रही हैं बट S वेव नहीं दिख रही हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि 105 से लेकर 145 डिग्री तक फ्रॉम एपीसेंटर ये शैडो जोन होगा दोनों तरह के वेव का। आप इस सेंटेंस को डिकोड कर पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि दोनों ही वेव यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पा रही हैं 105 से 145 तक, और जो एंटायर जोन है बियॉन्ड 105 डिग्री इसमें एस वेव नहीं पहुँचती है। यही रीज़न है कि जो शैडो जोन एस वेव का है वो मच लार्जर है पी वेव के मुकाबले। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, और ये देखिए पी वेव का शैडो जोन ये है और बाकी सब जगह पे पी वेव पहुँचती हैं।
बट अगर आप एस वेव देखो तो साफ तौर से आप देखोगे इतने बड़े एरिया में 105 से लेकर 105 तक एस वेव नहीं पहुंच पाती हैं। तो अगेन मैं यही लॉजिक लगाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एस वेव है वो इतने बड़े एरिया में नहीं पहुंच पा रही हैं। फिर से आप याद करिए, एस वेव कैसी वेव है? सेकेंडरी वेव है, यानी ये सिर्फ सॉलिड में पास करेंगी, यानी ये ट्रांसवर्स वेव है। अगर ये सिर्फ सॉलिड में पास करेंगी, क्या कोर का सारा हिस्सा सॉलिड है? बिल्कुल नहीं। जो आउटर कोर है वो तो पूरा लिक्विड है, यानी आउटर कोर में तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि एस वेव किसी हाल में लिक्विड में नहीं पहुंच पाएंगी, केवल सॉलिड में पहुंचेंगी। तो बाय नेचर समझ आ रहा है कि एस वेव का जो वेव की डायरेक्शन का एरिया होगा वो कम होगा, यानी इनका शैडो जोन बड़ा होगा। बहुत बड़े एरिया में एस वेव नहीं पहुंच पाएंगी, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया कोर का लिक्विड है। बस यही लॉजिक है। तो अब आप ये रीजन जब समझ पाते हैं तो बहुत अच्छे से एसोसिएट कर पाते हैं। जैसे अब मैं जैसे ये क्वेश्चन देखूंगा ना, मैं तुरंत यहाँ पे समझ जाऊंगा पी वेव हैज मैक्सिमम एरिया। क्यों? पी तो प्राइमरी वेव है, पी तो सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल करेंगी, तब इनका एरिया मैक्सिमम होगा शैडो जोन का। ऐसा क्यों होगा? ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। पी वेव का सबसे मिनिमम एरिया होगा शैडो जोन का, क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया में ट्रेवल कर लेंगी। जबकि एस वेव का जो एरिया है, एस वेव का जो एरिया होगा वेव ट्रेवलिंग का, वो बहुत कम होगा, यानी उनका शैडो जोन बड़ा होगा। शैडो जोन बड़ा होने का मतलब है बहुत बड़े एरिया में एस वेव नहीं ट्रेवल कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि कोर का बहुत बड़ा एरिया लिक्विड है और एस वेव किसी कीमत में लिक्विड में जा ही नहीं सकती, सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती हैं। थोड़ा मैंने टाइम लिया है, बट अब आप देखिए आगे के क्वेश्चन। नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं प्राइमरी के बारे में। पहला कह रहे हैं साउंड वेव के सिमिलर। बिल्कुल साउंड वेव के सिमिलर हैं, इसी वजह से तो ये फास्टेस्ट है, इसी वजह से तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करते हैं। दूसरा कह रहे हैं दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। नहीं, गलत बात है। अगर ओनली सॉलिड करते तो सबसे पहले कैसे पहुंचते हैं? तीसरा कह रहे हैं गैसियस लिक्विड सॉलिड। सही बात है। मूव फास्टर, हाँ बिल्कुल फास्टर मूव करती हैं और सबसे पहले पहुंचती हैं। एक लॉजिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत तेरे सवाल हैं ऐसे, आप ये भी देख सकते हो पी वेव। अब ये सारा ना आप ये पेपर भी पढ़ सकते हो, ये पूछा गया है CDS में और ये भी NDA में पूछा गया है, हर पेपर में पूछते हैं। अभी तो रिसेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। ये देखिए सिविल सर्विसेज में पूछा गया पी वेव आर रिकॉर्डेड ईयरलियर। बिल्कुल। अब ये स्टेटमेंट जो था ना सिविल सर्विसेज का, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा था और ना बहुत लोगों ने गलतियां की। उन्हें सब पता है कि पी वेव फास्टेस्ट पहुंचती हैं, एस वेव लेट से पहुंचती हैं, पी वेव तीनों में ट्रेवल करती हैं, बट बस फैक्ट के जैसा याद कर लिया गया और यहाँ फैक्ट की बात ही नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने ये कहा कि पी वेव में जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती हैं वेव की डायरेक्शन में, और जो एस वेव हैं इनमें पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करती हैं राइट एंगल में। तो राइट एंगल वाला कौन सा वेव था? ट्रांसवर्स। और जब हम टू एंड फ्रो की बात कर रहे हैं, यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ की भी हम बात कर रहे हैं, यानी हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करेगी, यानी हम ये भी कह रहे हैं कि ये कैसी वेव है? एस वेव है। बस यही तो कह रहे हैं, ये अप एंड डाउन एट राइट एंगल परपेंडिकुलर हमने देखा। जबकि पी वेव में टू एंड फ्रो मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रही है साउंड वेव की तरह। अगर ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं ना आपसे कि ये ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो बहुत लोग आंसर कर देते हैं। बट ये जो लॉजिक है ना टू एंड फ्रो अप एंड डाउन, ये कंसेप्ट समझने के बाद ही आता है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट था कि जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, और यहाँ हम देख रहे हैं कि टू एंड फ्रो मूव कर रही है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ PCS में, ये तो द बेस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये आप अटेम्प्ट करिए। इसमें कह रहे हैं जो शैडो जोन होता है वन अर्थक्वेक का, वो टोटली डिफरेंट होता है दूसरे अर्थक्वेक के शैडो जोन से। और दूसरा ये कह रहे हैं जो सीस्मोमीटर है ये पी और एस वेव दोनों को रिकॉर्ड करता है एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ 105 फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए इसका आंसर ना बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बट दूसरा गलत है। जो शैडो जोन होता है एक अर्थक्वेक का, वो टोटली डिफरेंट होता है दूसरे से, बिकॉज ओरिजिन और फोकस अलग हो सकता है। जैसे ये अपना अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है A पॉइंट से, ये B से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसका तो पर्टिकुलरली शैडो जोन अलग तरीके से बनेगा ना, क्योंकि ये यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इसकी वेव्स इस डायरेक्शन से जा रही हैं, जबकि B का अलग बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट लॉजिकल है, आसान है। बट दूसरा कह रहे हैं कि 105 से बियॉन्ड P और S वेव दोनों ही नहीं देखी जाएंगी, दोनों का ही शैडो जोन दिखेगा। बट आप ये देखो, हमने ये पढ़ा है पहले ही कि जो सीस्मोग्राफ है लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ P एंड S। 105 के अंदर तो दोनों P और S वेव दिखेंगी, बट
जो 105 फ्रॉम एपिसेंटर है उनमें पी वेव दिखेगा बट एस नहीं दिखेगा, क्योंकि एस सॉलिड है और यहाँ पे लिक्विड होना स्टार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट में। अब लिक्विड पर्टिकुलरली दिखने लगेगा तो एस वेव कैसे पहुंचेगा? बस समझ आ गया तो दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर इज ऑप्शन बी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए और उम्मीद है अब अर्थक्वेक की टॉपिक से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, खास तौर से वेव्स वाले पार्ट में। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, विद इन सेकेंड्स आप मार्क कर सकते हैं। एस वेव है, क्रस्ट एंड ट्रफ तो बनेगा ही क्योंकि ट्रांसवर्स है और लेट से पहुंच रही है, क्रेस्ट एंड ट्रफ बना बना के पहुंच रही है, तभी तो टाइम लग रहा है। दूसरा कह रही जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। हाँ, आंसर इज ऑप्शन सी। वैसे ही एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन है, आप पढ़ सकते हैं, ये अपनी फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है। इसमें लिखा हुआ है कि इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। अदर थ्री वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन। जो ये स्टेटमेंट है ना, ये पूरा यहीं से कॉपी किया गया है। दूसरा ये कह रहा है हेंस दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। हेंस दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल विच दे पास। तो समझ के साथ पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू इट। पहला कह रहे हैं ये एक यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल होता है। दूसरा ये कि ये बेसाल्टिक रॉक्स में देखने को मिलता है। तीसरा ये कि मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इनके मेजर एलिमेंट्स हैं। तो ये अपनी एनसीईआरटी है क्लास 11 की ज्योग्राफी पार्ट 1। इसमें आप देखो तो इन्होंने ओलिवीन की बात की है। ओलिवीन क्या है? तो ओलिवीन वो मिनरल है जिनमें मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका ये मेजर एलिमेंट होते हैं और ज्वेलरी में यूज होता है। इसके बाद इट इज़ यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल, हल्के हरे कलर का क्रिस्टल होता है जो बेसाल्टिक रॉक में देखने को मिलता है। इसमें अदर मिनरल भी होते हैं, क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और बेराइट। सो आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन डी, ओलिवाइन। ओलिवाइन क्या है? ग्रीनिश क्रिस्टल है और बेसाल्टिक रॉक में देखने को मिलता है। बट भले ही एनसीईआरटी से, बट इन सारे को याद रख के जा पाना बहुत मुश्किल है। पहले हालांकि उन्होंने पायरोक्सिन वगैरह के बारे में पूछा हुआ है, बट स्टिल क्योंकि आप देखो इनमें भी अगर आप यही देखेंगे तो ग्रीन कलर है, तो उतना आइडिया लगा पाना याद करके, वही बात है ना, फैक्चुअल चीज़ें हैं। फिर आयरन, सिलिका इनमें भी देखने को मिल ही रहा है, एमपी वॉल वगैरह में। नेक्स्ट, साल्ट वेदरिंग। ये क्वेश्चन भी डुएबल है, काफ़ी अच्छे से डुएबल है। पहला कह रहे हैं साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द साल्ट वेदरिंग प्रोसेस। दूसरा ये कि साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक। दोस्तों ये फिजिकल ज्योग्राफी में साल्ट वेदरिंग का कॉन्सेप्ट है और इसमें इन्होंने बताया है। पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि साल्ट वेदरिंग होती क्या है, बुक से हटके। देखिए पहले रॉक्स के बारे में समझते हैं। ये है एक चट्टान, रॉक। अब इस रॉक में क्या हुआ, समय के साथ बारिश हुई, या यूं कहें कि जो जलधाराएं हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, वो भी इनसे पास हो रही हैं। तो समय के साथ इनकी वेदरिंग स्टार्ट हुई। वेदरिंग आप समझते हैं, जो जिस जगह पे रह के ही विखंडन होता है, टूटती हैं चीज़ें, उससे हम वेदरिंग कहते हैं। तो इस रॉक में जो कंटिन्यूअस वाटर फ्लो के कारण क्रैक्स डेवलप हुए, और क्रैक्स डेवलप हुए यानी वेदरिंग होना स्टार्ट हो गई। अब अगर लेट सपोज ये जो पानी आ रहा है, जो वाटर बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो ये साल्ट कंटेंट इस रॉक के गैप में जाकर फिल हो जाएंगे और काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे करके इनके क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे ही हम कहते हैं साल्ट वेदरिंग। साल्ट वेदरिंग का मतलब समझ आया? साल्ट्स इन रॉक्स, रॉक्स में जो साल्ट्स हैं एक्सपेंड कर रहे हैं ड्यू टू थर्मल एक्शन, मतलब हीट के कारण, हाइड्रेशन के कारण, क्योंकि बारिश पहुंचा है, वाटर है। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन के कारण, यानी क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गए। मैनी साल्ट जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बेरियम, इनका टेंडेंसी होता है एक्सपेंड करने का। वही तो मैंने कहा ना कि साल्ट कंटेंट वहाँ पहुँच गया, अब इवापोरेशन हुआ तो वाटर तो सूख गया, बट साल्ट कंटेंट तो बच गया। ये मैं रॉक के अंदर की बात कर रहा हूँ। रॉक के अंदर धीरे धीरे जो क्रैक्स डेवलप हुए, इनमें जो पानी पहुंचा साल्ट वाटर का, इसमें से साल्ट रह गया बट वाटर इवापोरेट कर गए। तो ये जो साल्ट के क्रिस्टल बचे हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है कि क्या टेंडेंसी होती है? एक्सपेंड होने की, ये फैलना चाहते हैं। तो जब ये फैलेंगे, जो इनका एक्सपेंशन होगा, ये वैसे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो बहुत जल्दी से वो फैलेगा। इसी वजह से हम देखते हैं डेजर्ट वगैरह में साल्ट एक्सपेंशन है और साल्ट क्रिस्टल देखने को मिलता है।
अब ये साल्ट एक्सपेंड हो रहा है, रॉक के अंदर साल्ट एक्सपेंड हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल ग्रेन्स स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे विद इन द रॉक्स, और धीरे धीरे ये रॉक टूट कर गिर जाएगा। बस यही है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स में रिजल्ट इन ग्रेन्यूलर डिसइंटीग्रेशन और ग्रेन्यूलर फॉलिएशन, मतलब वही जो रॉक्स टूट के गिर गए हैं। और साल्ट क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पे अल्टरनेटिंग वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन होते हैं, उनमें साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो साल्ट क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव है साल्ट वेदरिंग प्रोसेस का, जैसा कि ये इन्होंने बताया है। ये सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ साल्ट वेदरिंग प्रोसेस। इसमें जो सेकंड कह रहे हैं ना, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कंपेयर टू इग्नियस, ये भी बिल्कुल सही है। बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स तो पोर्स के साथ होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इनमें ज़्यादा पोर्स होते हैं और ज़्यादा फ्रैक्चर्स, ज़्यादा गैप होते हैं, तो जहाँ पे साल्ट क्रिस्टल इफेक्टिवली ग्रो कर सकता है। और इग्नियस रॉक ज़्यादा डेंस होते हैं, बिल्कुल इनमें पोर्स वगैरह नहीं होते, इस तरह से इनमें साल्ट क्रिस्टल का ग्रोथ कम इफेक्टिव होता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अब हमें कुछ क्वेश्चन करना है, तो ये CDS 2024 का है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा केमिकल वेदरिंग नहीं है। पहला कह रहे हैं एसिड एक्शन, जो एसिड होते हैं रेन वाटर में, वो जब आते हैं रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्ट करते हैं, इससे इन्हें ये ब्रेक डाउन कर देते हैं रॉक्स को। तो ये क्या है, ये एक तरह की केमिकल वेदरिंग है, बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और ये लाइमस्टोन वाले एरियाज में खास तौर से हम देखते हैं। तो ये तो आंसर सही है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस भी केमिकल वेदरिंग है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और लाइसिस मतलब रिलेटेड टू रिएक्शन। जब वाटर मिनरल के साथ रिएक्ट करते हैं और इससे न्यू मिनरल फॉर्म करते हैं, वो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो ये भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। तीसरा है साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ तो एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, साल्ट वाटर आती हैं और रॉक्स में आकर एंटर करती हैं, और जब ये इवापोरेट कर जाते हैं, कौन, वाटर जो आ रहे हैं रेन वाटर, तो क्या बचता है, सिर्फ नमक बचता है, साल्ट बचता है, और ये सॉल्ट एक्सपेंड होता है और फिजिकली ब्रेक कर देता है रॉक्स को। तो इट इज़ फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, नॉट अ केमिकल वेदरिंग। समझ आ गया। चौथा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन भी एक तरह का केमिकल वेदरिंग है। ऑक्सीडेशन जो वर्ड है वो ऑक्सीजन से आया है। ऑक्सीजन जो है वो रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्ट करती हैं, खास तौर से आयरन के साथ तो बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे रॉक टूट जाता है। अगर आप बहुत डिटेल में इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो या तो आप ज्योग्राफी बैच के साथ जा सकते हैं, या 7 आवर की हमने वीडियो कवर की हैं यूट्यूब पे, उसे रेफर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा केमिकल वेदरिंग का टाइप नहीं है, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, आंसर क्या है इसका, बी, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ एक तरह की फिजिकल वेदरिंग है, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल तरीके से रॉक्स टूट रही हैं, नमक के रह जाने से, सॉल्ट के रह जाने से, साल्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, इस वजह से रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं। बाकी तो चीज़ें हमने कवर की ही हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें रिपीटेड हैं आपस में। साल्ट वेदरिंग कितनी बार पूछ लिया गया। उसके बाद भी अगर आप रैंडम सोर्सेज चेंज कर रहे हो तो आई कांट से एनीथिंग, बिकॉज मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि या तो PYQ से हैं, NCERT से हैं। तो इसी वजह से जो बैच है उसमें हमने सारी चीज़ें सिंप्लीफाई की हैं NCERT और PYQ के बेस पे। अगला देखिए, सरफेस इन्वर्जन के बारे में ये सवाल है, और इसमें पहला कह रहे हैं कि लोअर लेयर में ये इनस्टेबिलिटी लेके आता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इन्वर्जन कॉमनली कुछ घंटे तक रहता है जब तक सन ना आ जाए। अब ये सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। देखिए हमें पता है कि जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है, मीन्स हम थोड़े ऊंचे जगहों पे जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है। बहुत बेसिक सी बात है ये, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता है। बट कई बार इसका उल्टा भी होता है, और उसी उल्टे प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो इन्वर्जन में क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ व्हेन वी विल गो अप इन हाइट देन द टेम्परेचर विल नॉट ड्रॉप, रादर टेम्परेचर विल इंक्रीज। यह है इन्वर्जन का केस। नॉर्मल केस क्या है, नॉर्मल केस में तो सिंपली ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटेगा। ओके, तो हम आ चुके हैं अपनी फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक में। इसमें मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर में ड्रॉप आता है उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं।
हर 1000 मीटर पे यानी हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। समझ आ गया? बहुत आसान सी बात है। अब अगर ये समझ आया तो हमें ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी समझ आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एलिवेशन, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। 8 टाइम्स यानी कई बार सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और नॉर्मल लैप्स रेट भी इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनदलेस, यानी इन्वर्जन यूजुअली बहुत कम टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपके जहाँ पे हम खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं, उस जगह पे अगर टेम्परेचर कुछ भी है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है और ऊंचाई बढ़ने के साथ लेट सपोज 30 डिग्री हो रहा है, तो ऐसा नहीं है सारा दिन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये लाइन अगर आपने समझ ली तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक लाइन की बात है। लॉन्ग विंटर नाइट, एक लंबी सर्द रात, विथ क्लियर स्काई यानी साफ आसमान के साथ, एंड स्टिल एयर और शांत हवा के साथ, ये 3 कंडीशन बेस्ट है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए। द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट, दिन में जितनी भी हीट आई और नाइट के टाइम पे सारी रेडिएट बैक कर गई, और ईयरली मॉर्निंग आवर में अर्थ ठंडा हो गया देन द एयर एबव, यानी जो ऊपर हवा है उसके मुकाबले अर्थ की सरफेस ज़्यादा ठंडी हो गई। पोलर एरिया में टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल है साल भर, क्योंकि वो जगह ही ठंडी है, पोलर एरिया काफ़ी ठंडे हैं, तो थोड़ी ऊंचाई में हम देखेंगे कि हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है ज़मीन के मुकाबले। और सरफेस इन्वर्जन स्टेबिलिटी लेके आता है लोअर लेयर में। बट दिक्कत ये है कि स्मोक और डस्ट पार्टिकल भी कलेक्ट हो जाते हैं इन्वर्जन के नीचे। क्विकली सम अप कर देता हूँ मैं इन चीज़ों को, सरफेस इन्वर्जन को। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमने समझा कि हाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे ही हम हाइट में जाएंगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ एक साइड में, हाइट इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। बट इन्वर्जन के केस में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हाइट बढ़ेगी वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्जन का केस है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वाई हम नहीं समझे तो फिर ज्योग्राफी अधूरा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज फर्स्ट स्टेप, डे के टाइम पे जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट, ये बात हमें समझ आती है, दिन में सनलाइट होता है तो अर्थ का सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात ये कि नाइट के टाइम पे हमें पता है कि जो सरफेस ने हीट एब्जॉर्ब किया है वो इसे लूज कर देते हैं क्विकली, लूजेज हीट क्विकली, या यूं कहें कि रेडिएट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई, रेडिएट अवे कर देते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, द थर्ड पॉइंट इज, जो एयर है ग्राउंड के अबव, मैं लिख रहा हूं एयर जस्ट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के जस्ट अबव जो एयर है ये ज़्यादा फास्ट कूल डाउन कर रही है, वाइल एयर अबव इट स्टेज वार्मर। ये बात समझ आ रही है आपको? जो ग्राउंड के एयर, ग्राउंड के ऊपर की जस्ट एबव वाली एयर है वो ज़्यादा फास्ट कूल डाउन कर रही है, जबकि जो उसके ऊपर की एयर यानी ऊंचाई में जो एयर है वो वार्मर ही रह रही है। चौथी बात ये है कि इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जा रहा है सरफेस में, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जा रहा है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लग जा रहा है। अब इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, तो क्लियर स्काई। आपसे मैं पूछता हूं, अगर आसमान साफ है, कोई बादल नहीं है, तो जो अर्थ ने हीट दिन के टाइम पे एब्जॉर्ब की है उसे वो क्विकली रेडिएट कर देंगे। अगर बादल होंगे ज़्यादा तो फिर वो कैसे रेडिएट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, काम विंड्स, अगर विंड्स काफ़ी तेज़ है, टर्ब्यूलेंट है, तो ये कैसे रेडिएट बैक कर पाएंगे। जैसे ही वो रेडिएट करना चाहेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगा एयर का। तीसरी बात, लॉन्ग विंटर नाइट, अगर हवा सर्द है और लंबी है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा कूलिंग का, ज़्यादा टाइम मिलेगा कूलिंग का, तो हमारी अर्थ की सरफेस, ज़मीन ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इस चीज़ के पीछे जिम्मेवार हैं। अब देखिए, ये ना देखने में बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है कि अच्छा ज़मीन ज़्यादा ठंडी हो गई और ऊपर थोड़ा गर्म हो गया, बट ये असल में बड़ा ही नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें ना पॉल्यूशन ट्रैप हो जाते हैं, फॉग वगैरह जम जाती है नियर द अर्थ, क्योंकि कोल्ड एयर हैवी होता है। ये बात हमेशा बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोल्ड एयर हैवी होता है और वार्म एयर हल्का होने के कारण ऊंचाई में जाता है, और यही रीज़न है कि लो प्रेशर का जोन बनाता है कोल्ड एयर।
तो इस वजह से पॉल्यूशन और फॉग को ये बढ़ावा देता है। इट ट्रैप्स पॉल्यूशन नियर द ग्राउंड बिकॉज कोल्ड एयर हैवी होती है, राइज नहीं यानी उठ नहीं पाती है ऊपर, तो इन हवा में फंस जाते हैं पॉल्यूशन। इसके अलावा बैड एयर क्वालिटी देखने को मिलती है ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग्स। यही वजह है ना कि विंटर में पॉल्यूशन बढ़ जाती है। बस अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। पहला कह रहे हैं इट कोजेज इनस्टेबिलिटी इन लोअर लेयर। कहाँ? ये तो स्टेबिलिटी लेके आती है ना, ये तो हवा को, नीचे वाली हवा को शांत कर देती है, बिल्कुल टर्ब्यूलेंस को खत्म कर देती है। तो ये लाइन भी अपनी एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ये देखिए, सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन लोअर लेयर। स्मोक और डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई कि ये पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। दोबारा से चलते हैं इस फाइल में। दूसरा कह रहे हैं इन्वर्जन कॉमनली लास्ट होता है फॉर अ फ्यू आवर अंटिल द सन कम अप। अब सन आ जाएगी जैसे ही, यानी सूर्योदय हो जाएगा, तो सूरज से क्या होगा, वो जो ठंडी है ज़मीनें वो वापस से गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही वो गर्म होना स्टार्ट होंगी तो इन्वर्जन का प्रोसेस खुद ही खत्म हो जाएगा। आंसर इज सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, CDS 2022 का है। इसमें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। सही बात है, अल्टीट्यूड बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दूसरा कह रहे हैं लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई इज एन आइडियल सिचुएशन। हाँ, अगर लॉन्ग विंटर नाइट है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा ना अर्थ को कूल होने का, और क्लियर स्काई है, आसमान बिल्कुल साफ है, बादल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रेडिएट कर जाएगी अर्थ और काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तीसरा कहना है शॉर्ट टर्म फेनोमिना है एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल्स। नहीं, पोल्स में तो सबसे ज़्यादा इन्वर्जन होता है। पोल्स तो पहले से ही ठंडी रहती है, ऊंचाई में आप जाओगे तो थोड़ा गर्म मिलेगा, ज़मीन ज़्यादा ठंडी है। वही रीज़न है, सेम। लैंड ही नहीं है, जब लैंड ही नहीं है तो फिर कौन सी चीज़ रेडिएट बैक करेगी? लैंड होगी, हीट ट्रैप करेगी, तब तो वो रेडिएट बैक करेगी। तो इस तरह से काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट है ना ज्योग्राफी। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये देखिए, कौन सा आइडियल कंडीशन नहीं है फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन? यूपीएससी CBI में पूछा गया है 2024 में। लॉन्ग विंटर नाइट बिल्कुल, क्लियर स्काई बिल्कुल, स्टिल एयर बिल्कुल, लो एयर प्रेशर नियर द ग्राउंड, पहले से ही लो एयर प्रेशर बनी हुई है। तो लो एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गर्म हवा। गर्म हवा जब भी ऊपर की ओर जाती है तो एयर प्रेशर लो हो जाता है, बट यहाँ तो ठंडी हवाओं की बात हो रही है, ज़मीन को ठंडा करने की बात हो रही है। तो डी गलत है, और ये तीनों रीज़न हमने पढ़े। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखिए, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए नॉर्मल, अब इन्वर्जन को दिमाग से निकाल दीजिए। पहला कह रहे हैं टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। टेम्परेचर इज लोवेस्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड इंक्रीज, ये तो उल्टा बोल दिया ना, ये तो बोल दिया इन्होंने इन्वर्जन के बारे में, तो दूसरा तो होगा नहीं। टेम्परेचर रिमेन स्टेबल विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, ऐसा ही होता ही नहीं है। चौथा कह रहे हैं कि टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग। नहीं, उतना नहीं है, सिंपल सी बात है। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर हाईएस्ट है ग्राउंड लेवल में और डिक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ। हमने पढ़ा ना कि हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। एक ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो NDA में पूछा गया था। इसमें इन्होंने पूछा जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री। देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं हो रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट 0 हो रहा है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर चेंज है वो 0 आ रहा है। अपर पार्ट ऑफ आइनोस्फेयर, अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोपोज, लोअर बाउंड्री ऑफ मीजोस्फेयर या अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। इसका आंसर ना ऑप्शन बी है, अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोपोज। पोज का मतलब क्या होता है? पोज का मतलब रुकना, तो यहाँ पे टेम्परेचर रुका हुआ है। ट्रोपोस्फेयर का वो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल रुका हुआ है, यानी वो 0 डिग्री आ गई है लैप्स रेट इसकी। ये है ट्रोपोपोज। यहाँ आप देख सकते हो कि टेम्परेचर चेंज कुछ नहीं हो रहा है, फिर ऊंचाई बढ़ने से फिर से टेम्परेचर में या तो उतार चढ़ाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ये बादलों के ऊपर है। तो बादलों के ऊपर ये हर साल क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। पहला करें ये कॉटन वूल के जैसा दिखता है, दूसरा पैचेज में होता है और फ्लैट बेस होता है, और तीसरा 4 to 7 किलोमीटर के हाइट में होता है। तो याद करिए लास्ट ईयर मैंने आपको एक वीडियो दी थी बादलों के ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे क्लाउड्स पे। तो मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया कि क्लाउड्स की टाइप्स क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था। यूजुअली मैं इंग्लिश ही क्वेश्चन प्रेफर करता हूँ, बट हिंदी भी मैंने रखा था बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। वो वर्ड है वर्षा मेघ।
समझ आता है कि बारिश वाले बादल है निम्बस। कपासी समझ आता है, कपास का मतलब कॉटन होता है ना, तो कॉटन वाले बादल हैं क्यूमुलस। तो इसमें इन्होंने आपसे क्या पूछा, पूछा कि कॉटन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आप पढ़िए ना, सिर्फ यहीं पे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए कपासी, कपासी मतलब क्यूमुलस, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही रीज़न है, यही सही तरीका है, क्योंकि मुझे पता था वो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके फीचर्स पे पूछेंगे। तो अगर हमें हिंदी भी पता है ना इनफैक्ट, तो हमें वैसे आप इस वीडियो को अगर रेफर कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली मार्क कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। जैसे ये एनडीए में पूछा था कि बादलों वाला क्लाउड कौन सा है, तो अभी पढ़कर हम आए हैं, है ना। ये देखिए वर्षा मेघ, निम्बस, तो आंसर क्या होगा, निम्बस। तो ऐसे करके हम रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ तो हम सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते हैं क्लाउड के, आप उस वीडियो को रेफर, हाँ सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन था इनफैक्ट, आप देखिए कि हाई क्लाउड कौन से होते हैं, लो क्लाउड कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपको क्लाइमेट बताना है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। टेम्परेचर साल भर हाई होती है, रेनफॉल वेरिएबल होता है विथ अ शॉर्ट वेट सीजन एंड अ लॉन्गर ड्राई सीजन, और सूडान और पराग्वे इसका क्लाइमेटिक टाइप है। तो ये वेजिटेशन और क्लाइमेट्स में हम इसे समझते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे सारी बातें हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि एडजॉइनिंग पार्ट जो बोलीविया और पराग्वे का है, इनमें इस तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। और जो एनुअल रेनफॉल है, यानी जो वार्षिक वर्षा है, वो कम होती है, लेस देन इन एएफ एंड एएम क्लाइमेट टाइप। और जो वेट सीजन है वो भी शॉर्टर होता है, और ड्राई सीजन लॉन्गर होता है। और टेम्परेचर साल भर हाई होती है, और जो डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दिन में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ग्रेटेस्ट होता है ड्राई सीजन में। नेक्स्ट ये देखिए, ह्यूमस के बारे में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला कह रहे हैं ये एक डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस है। दूसरा ये कि नेचर में कोलाइडल है, इस वजह से न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर के जैसा काम करते हैं। अब लास्ट ईयर मैंने CISF की एनालिसिस की थी कवर, तो उसमें इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। पहले मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस का मतलब होता है खाद। जब पत्ते और डेड लीव्स या डेड ऑर्गेनिज्म जब ख़त्म हो जाते हैं, जब सड़ने गलने लगते हैं, तो उस टाइम पे जो सब्सटेंस बनता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं, खाद कहते हैं। देन हमने 12th क्लास की बायोलॉजी का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमस के बारे में, जिसमें डिस्कशन है, इकोसिस्टम है चैप्टर का नाम। उसमें हमने समझा था कि ह्यूमस क्या है, डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। मतलब ना माइक्रोब्स इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं ह्यूमस को, ये पहले से ही इतने विखंडित हैं, टूटे फूटे हैं, या यूं कहें कि डिकम्पोज्ड हैं, तो इस वजह से माइक्रोबियल एक्शन का असर बहुत धीरे पड़ता है और ये बहुत ही स्लो रेट में डिकम्पोज होते हैं। अब ये नेचर में भी कोलोइडल हैं, इस वजह से इनमें बहुत न्यूट्रिएंट रहता है। और जो ह्यूमस है ये फर्दर डिग्रेड होते हैं बाय सम माइक्रोब्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं, जिसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो मिनरलाइजेशन क्या है, मिनरलाइजेशन का मतलब है ह्यूमस का फर्दर डिग्रेडेशन। तो दो टर्म मैं आपको समझाता हूं। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विथ, जैसे लिटर ब्रेकडाउन इंक्लूडिंग द ह्यूमिफिकेशन ऑफ लिटर मटेरियल। यानी जो भी पत्ते अगर गिर रहे हैं और वो सड़ रहे हैं तो उसे हम डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक टर्म है, वो टर्म है ह्यूमिफिकेशन। ध्यान से समझिएगा, ह्यूमिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। जब कोई पेड़ पौधे पत्ते गिर रहे हैं और वो ह्यूमस में बदल रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान है ये बात, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो कन्वर्ट करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो ह्यूमस में बदल जाता है। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन होता है, यही प्रोसेस तो ह्यूमिफिकेशन है, जो कन्वर्ट हो रहा है ना ह्यूमस प्लांट्स से या ऑर्गेनिक मैटर से, वो ह्यूमिफिकेशन है। अब हमारे पास इस तरह का ह्यूमस आ गया, ये फर्दर डिग्रेड होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द एंड प्रोडक्ट बीइंग CO2, H2O एंड न्यूट्रिएंट्स, और वी कैन से दैट मिनरलाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमस इनटू मिनरल्स।
अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस को फर्दर तोड़ रहे हैं, तो ह्यूमिफिकेशन नहीं, मिनरलाइजेशन है इसका आंसर। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ये थोड़े कह रहे हैं कि ह्यूमस की फॉर्मेशन हो रही है, ये कह रहे हैं ह्यूमस फर्दर डिग्रेड हो रहा है। अब जो ह्यूमस बन गया ना, फॉर्म हो गया, उसके बाद ये फर्दर डिग्रेड हो रहा है, टूट रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं मिनरलाइजेशन। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसको, इट इज अ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस, जैसा कि हमने पढ़ा, ये इसी चैप्टर से लिया गया है। डार्क कलर्ड अमोर्फस फर्स्ट ही में कहा गया, ये देखिए डार्क कलर्ड अमोर्फस। इसके बाद ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से मिल रहा है कि नेचर में कोलाइडल होते हैं, तो स्टेटमेंट ही यहीं से पिक किया गया है, और ये न्यूट्रिएंट के रिजर्वोयर होते हैं, तो वी विल गो विथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, तो अभी हमने पढ़ा इट इज मिनरलाइजेशन, और ये लास्ट ईयर CISF में पूछा गया है। देन ये क्वेश्चन था, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, the organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant materials that adds to the fertility of soil is called। यानी सॉइल का वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो पत्तों के डिकम्पोज होने से बना है या प्लांट मटेरियल के डिकम्पोज होने से बना है, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसे हम कहते हैं जी ह्यूमस। ह्यूमस यही होता है ना जो मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ आया मिनरलाइजेशन में और इन टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स में फैला हुआ है? दिहांग, दिबांग, नीलगिरी, नोकरेक या शेषाचलम? तो ये तो पूछा गया था CDS में ही लास्ट ईयर कि कौन सा 3 स्टेट में है, तो नीलगिरी है। और देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कहने को एक छोटा टॉपिक है, बट इसमें बहुत सारे PYQs हैं। ये हमने पूरा समझा है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया क्या होता है, देन उसके बाद ट्रांजिशन जोन, बफर जोन वगैरह, देन पूरा मैपिंग कवर की थी इसकी। और अब देखिए ये पूछा गया था बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किन्होंने इनिशिएट करा। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट का वो पूछ लेते हैं मैच द कॉलम। बायोस्फीयर रिजर्व डिमार्केट किस तरह से होता है वो स्टेट पीसेस में पूछते हैं। देन ये भी पूछा गया है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस पर्टिकुलर स्टेट में है या किस कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, भले ये छोटा टॉपिक है बट आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। तो ये हमने कवर किया था समग्र बैच में और सूरवीर में भी। रिवर डेन्यूब जो है वो किस पर्टिकुलर कैपिटल सिटी से नहीं फ्लो करता है? ये टफ क्वेश्चन है, इतनी मैपिंग कवर करना मुश्किल होता है। तो ये जो डेन्यूब रिवर है ये हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट से होकर फ्लो करती है, और इसके अलावा फिर ये स्लोवाकिया की जो कैपिटल है ब्रातिस्लावा, इसमें भी बहती है। देन इसके बाद वियना तक जाती है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और सर्बिया से भी क्रॉस करती है जो कि जिसकी कैपिटल बेलग्राड है। तो ये कुछ सिटीज़ हैं, बट यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो चेक रिपब्लिक जो है इससे फ्लो नहीं करती है, और चेक रिपब्लिक की ही कैपिटल है प्राग, तो आंसर होगा प्राग। बाकी बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये देखिए बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, इन तीनों से फ्लो करती है डेन्यूब। ईस्टर आइलैंड के बारे में पूछ रहे हैं जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला कह रहे हैं ये एक पॉलिनेशिया का पार्ट है, पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का। दूसरा ये कि साउथ अमेरिकन नेशन चिली का हिस्सा है। तो ये देखिए चिली है, हमें पता है ये चिली साउथ अमेरिका की कंट्री है, और इसमें जो आइलैंड है ईस्टर आइलैंड जिसे रापा नुई कहते हैं, ये चिली का ही पार्ट है। ये मैपिंग है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये रापा नुई है जो कि ईस्टर आइलैंड है। देखिए यहाँ पे ना हमें कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड समझना पड़ेगा। पहला है माइक्रोनेशिया, उसके बाद है पॉलिनेशिया, देन है मेलानेशिया। तो पॉलिनेशिया में वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए ईस्टर आइलैंड किस में है, तो आंसर होगा पॉलिनेशिया में। इसके बाद ये आपसे पूछेंगे बताइए किरिबस जो है वो किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, तो आंसर होगा माइक्रोनेशिया। इसे किरिबस प्रोनाउंस करते हैं, तो किरिबस जो कंट्री है वो माइक्रोनेशिया का पार्ट है। देन आपसे वो पूछेंगे बताइए सोलोमन आइलैंड किसका पार्ट है, तो आंसर होगा मेलानेशिया का। एक और क्वेश्चन वो पूछते हैं न्यू गिनिया, न्यू गिनिया किसका पार्ट है, ये भी मेलानेशिया का। CDS 2009 में पूछा गया न्यू गिनिया किसका पार्ट है, तो न्यू गिनिया किसका पार्ट है, मेलानेशिया का। इसके बाद इन्होंने पूछा न्यूजीलैंड ये किसका पार्ट है, तो हमने पढ़ा कि न्यूजीलैंड जो है वो पॉलिनेशिया का पार्ट है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये आप देख सकते हैं, ये है न्यूजीलैंड जो कि पॉलिनेशिया का पार्ट है।
और जो न्यू गिनिया है ये मेलानीसिया का पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं करना हमें, न्यूजीलैंड किस में है, पॉलिनेशिया में, और जो न्यू गिनिया है ये किस में है, मेलानीसिया में, और किरीबस जो है माइक्रोनेशिया में, और ईस्टर आइलैंड भी पॉलिनेशिया में। तो पॉलिनेशिया में कौन सा, ईस्टर आइलैंड है, और पॉलिनेशिया में एक और काफ़ी फेमस है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कंट्री भी पॉलिनेशिया का पार्ट है। तो पहला सही है, और हमने देखा ये चिली का हिस्सा है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टफ वन। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज होम टू इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका? माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, गोरोंगोरो क्रेटर या विरुंगा माउंटेन्स? देखिए सर, सही आंसर ऑप्शन डी विरुंगा है। और विरुंगा नेशनल पार्क या विरुंगा माउंटेन जो है वो डीआरसी में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, और युगांडा और रवांडा के बॉर्डर पे पड़ता है। ये है माउंटेन गोरिल्ला, इसी की हम बात कर रहे हैं, माउंटेन गोरिल्ला की। कुछ और भी क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं माउंटेन गोरिल्ला से। जैसे ये आईईएस में पूछा गया था, एप और उनका नेचुरल हैबिटेट बताना था। ओरंगुटान मलेशिया, माउंटेन गोरिल्ला रवांडा, चिंपैंजी मोरक्को। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले एप स्पीसीज़ के बारे में समझाता हूँ, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर से हम देखते हैं। पहले समझते हैं कि एप का मतलब क्या होता है। देखिए एप और मंकी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत आसान है। जो एप होते हैं उनमें टेल नहीं होती है, बट मंकी में टेल होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पहले बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो एप जो होते हैं वो टेल लेस होते हैं। ठीक है, टेल लेस प्रीमाइट्स होते हैं। और एप में कौन कौन से जीव शामिल हैं? तो गिबोन है, चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है, और ह्यूमंस भी हैं। तो ह्यूमंस भी एप के अंदर ही आते हैं। अब एप को ना दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, जिनमें ग्रेट एप है और लेसर एप है। तो ग्रेट एप्स में चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, ह्यूमन आते हैं, बट लेसर एप में गिबोन्स आते हैं। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे ना कि स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप, इंसान की तरह ऐप कौन से हैं, तो आंसर होगा गिबोन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईईएस में भी पूछा गया, आई गेस 2008 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप कौन से हैं? गिबोन। अब जब हम ऐप की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कौन से ग्रेट ऐप हैं? तो देखिए इंडिया में कोई नेटिव हैबिटेट स्पीसीज़ को नहीं होम है ग्रेट ऐप के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया हैज़ नो नेटिव ग्रेट ऐप्स। द ओनली नॉन ह्यूमन ऐप्स फाउंड इन इंडिया आर हुलॉक गिबन, बहुत फेमस है, बट हुलॉक गिबन क्या है? लेसर ऐप है। तो कोई भी ग्रेट ऐप्स इंडिया में नेचुरली हैबिटेट नहीं करते हैं। अब हुलॉक गिबन की टाइप की बात करें तो एक तो वेस्टर्न हुलॉक गिबन है और दूसरा ईस्टर्न। तो जो वेस्टर्न है ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, और जो ईस्टर्न है वो अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न असम में पाए जाते हैं। इनकी जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है वेस्टर्न वाले की, और ईस्टर्न की है वल्नरेबल। देखिए ना, बस नॉर्थ ईस्टर्न हिल फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं गिबन्स, तो बहुत ही लेस पॉपुलेशन है। और ये ना ट्री ड्वेलिंग होते हैं, मतलब पेड़ों में अपना आवास है इनका, और डायurnal होते हैं। ऐसा नहीं रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, दिन के टाइम पे ही एक्टिव रहते हैं। कंजर्वेशन इशूज़ काफ़ी सारे हैं। अगर पेड़ों की कटाई होती है तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। हंटिंग और पोचिंग भी एक मेजर इशू है। लेक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी कई बार दिक्कतें आती हैं इंडिया में ना। आप ये दो नाम याद रखिए, पहला है हुलोन गपार गिबोन सेंचुरी, नाम में ही आ रहा है गिबोन, ये असम में है, और ये इंडिया का एकलौता सेंचुरी है जो कि गिबोन्स के ऊपर बेस्ड है। नाम क्या है? नाम है इसका हुलोंग गपार गिबोन सेंचुरी। दूसरा है नामदफा। नामदफा में भी ईस्टर्न हुलोक पाए जाते हैं। इवन कुछ स्पीसीज तो काजीरंगा में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा गिबन्स कहाँ पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन था PYQ में ही पूछा गया है। अच्छा, वो मैं करवाता हूँ, पहले ये देख लीजिए, एक करके समझ लेते हैं। गिबोन क्या है? ओनली एप है, जैसे मैंने बताया, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, और इनकी स्पीसीज़ का नाम है हुलॉक गिबन। कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और लेसर ऐप की कैटेगरीज हैं, ना कि ग्रेटर ऐप से। ग्रेटर ऐप से चिंपैंजी, ओरंगुटान वगैरह है। और ये स्मॉलेस्ट होते हैं एप्स में, और काफ़ी अच्छे ट्री स्विंगर्स होते हैं, ये तुरंत ही पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों कैटेगरी मैंने बता ही दी, और ये शेड्यूल 1 में आते हैं। और हुलोंग गपार गिबन सेंचुरी जो है वो डेडिकेटेड है इनके कंजर्वेशन को लेके। दूसरे हैं चिंपैंजी। तो चिंपैंजी के बारे में पता ही, ह्यूमंस के क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं। मीन्स इनका शेयर 98.7% DNA है इंसानों के साथ।
और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत सोशल होते हैं चिंपैंजी। आपने देखा होगा इनकी वीडियोस भी बहुत वायरल होती रहती हैं। ये अलग अलग तरीके के पोज के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते हैं इंसानों के साथ बहुत सारे पार्क्स में। इसके अलावा टूल्स भी ये यूज़ करते हैं और इनका कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन भी है। और जो इनकी IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। इंडिया में जैसा कि हमने देखा बस गिबन ही नेचुरली पाए जाते हैं, तो चिंपैंजी भी नेटिव नहीं है इंडिया को लेके। देन ये गोरिल्ला है, और गोरिल्ला जो है वो लार्जेस्ट लिविंग प्रीमेट होते हैं। ये ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें ट्रूप्स कहते हैं, और ये मेल के द्वारा लीड किया जाता है। ये जनरली हर्बीवोर्स होते हैं, और कंजर्वेशनल स्टेटस हमें पता ही है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। देन ये है ओरंगुटान। ठीक है, ओरंगुटान भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। एर्बोरियल और सॉलिटरी ये रहते हैं और हाईली इंडेंजर्ड हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन। इनकी भी 3 कैटेगरी है, बोर्नियो, सुमात्रा और तापानोली। नाम से आइडिया लग रहा है कि ये साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया को लेके ये नेचुरली पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में अब देखिए इसमें जो कह रहे हैं ओरंगुटान मलेशिया, ये बात सही है। माउंटेन गोरिल्ला रवांडा, ये भी सही है। बट चिंपैंजी जो है मोरक्को में नहीं है, मोरक्को में नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, बल्कि क्योंकि मोरक्को ना नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, बट चिंपैंजी जो है वो मिडिल अफ्रीका में मोस्टली ओरिजिनेटेड है। तो इस तरह से तीसरा गलत है और तीसरा गलत है, बट बाकी दोनों सही हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 और 2 ओनली। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चिंपैंजी जो है सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं मेजरली। अगला ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि कौन से ऐसे जीव हैं जो एक टूल का यूज़ करते हैं और इसके साथ इनके स्टिक होती है जिससे वो इंसेक्ट को स्क्रैप करते हैं, निकालते हैं होल से किसी ट्री में से। मतलब लकड़ी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, छड़ी का यूज़ करके ये इस तरीके से अपने इंसेक्ट्स को निकाल रहे हैं। आंसर है फिशिंग कैट, ओरंगुटान, ओटर और स्लोथ बियर। तो हमें पता है इसका आंसर ऑप्शन बी ओरंगुटान, क्योंकि ये जो एप के स्पीसीज है ना ये स्मार्ट ही है। अगला देखिए कौन सा ऐप नहीं है, सिविल सर्विसेज 2008 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है आप काफ़ी इजीली अब कवर कर लेंगे। गिबन है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है, बट लंगूर नहीं है। PYQ से आइडिया लग रहा है कि ऐसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसे डेप्थ में कवर कर लिया। लंगूर क्या है? एक तरह का मंकी है, क्योंकि इनका टेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ। अभी रिसेंटली मैंने मैपिंग की क्लास ली थी, वेयर इज़ दैट फाइल, ये रहा। इसमें देखिए हमने सबसे पहले मैपिंग कवर की थी किसकी, माउंटेन रेंजेस की, और इसमें मैंने आपको बताया था कि काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, इस तरीके से ये देन कैलाश है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT से हमने सब कुछ कवर किया था। देन ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में करवाया था। इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं नॉर्थ टू साउथ का। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कुनलुन है, देन काराकोरम है, लद्दाख है, जांस्कर है, पीर पंजाल है और शिवालिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो काराकोरम आएगा, देन इसके बाद लद्दाख आएगा, फिर जांस्कर आएगा, फिर शिवालिक आएगा। तो सही आंसर यहाँ पे CADB। देन दूसरा क्वेश्चन था वेस्ट टू ईस्ट आपको लगाना था। तो वेस्ट टू ईस्ट लगाने में सबसे पहले पोंटिक आएगा, बिकॉज ये टर्की में है, और इसके बाद है जागरोस जो कि ईरान में है, देन हिंदू कुश है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है, देन काराकोरम जो कि इंडिया में है। तो आंसर क्या है 2 4 3 1। देन फेमस नुब्रा वैली कहाँ है, तो काराकोरम और लद्दाख में, 2 माउंटेन रेंजेस के बीच है। इसके बाद देखिए CAPF में पूछा गया था नॉर्थ टू साउथ, तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये तो हमने याद कर लिया। और इसके अलावा देखिए ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि करेक्ट आपको ऑर्डर में लगाना है, तो ये काराकोरम है, लद्दाख है, जांस्कर है, पीर पंजाल है। तो आप गौर कर रहे होंगे कि हर बार ये सेम ही चीज़ पूछ रहे हैं माउंटेन रेंजेस के बारे में। इसके बाद ये जो किटकैट से क्वेश्चन बन रहे थे लगातार सिविल सर्विसेज में, जिसमें हमने सारे वो पीक्स वगैरह को कवर किया, देखिए किटकैट वाले सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, और कुछ एडिशनली भी मैंने आपको कवर करवाया था जो पूछे नहीं गए हैं बट पूछे जा सकते हैं। जैसे ये था बेलम केव्स, है ना, ये नहीं पूछा गया है। तो बेलम केव्स कहाँ है, बेलम केव्स है आंध्र प्रदेश में। देन इसके बाद चिकमंगलूर हमने पढ़ा, माजुली हमने पढ़ा, फिर ये जांस्कर वैली ये तो पूछ लिया गया है। देन गांडीकोटा भी पूछ लिया गया, आपको याद होगा 2022 में क्वेश्चन आया था। अथीरापल्ली अभी तक नहीं पूछा गया, बट ये किटकैट में आया हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि ये चालाकुड़ी रिवर में है।
अथिरापल्ली कहाँ है? चालाकुड़ी रिवर में। हम ये रिवाइज भी कर ले रहे हैं। और इसे नियाग्रा कहते हैं, नियाग्रा ऑफ इंडिया। नियाग्रा फॉल्स के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है। देन उमंगोट है, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछे जाने के चांसेस हैं। उमंगोट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मेघालय में है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि सूरमा रिवर में ज्वाइन करती है जा करके। सूरमा रिवर काफ़ी फेमस रिवर है बांग्लादेश की। देन चांदीपुर है, ये तो पूछ लिया गया है। मतलब आप देखो आधे से तो पूछ लिए गए हैं जो हमने कवर किए हैं। खैर अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये PYQs करने के बाद ये तो सेम ही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं। तो अभी हमने साफ तौर से देखा कुनलुन है, देन काराकोरम लद्दाख जांस्कर, बिल्कुल रट ही आता उस वीडियो के बाद। तो 2 1 3 4 आंसर इज डी। तो ऐसे क्वेश्चन में 5 सेकेंड मैक्सिमम लगेंगे अगर आपके मैपिंग में क्लैरिटी है तो, जिस तरीके से हमने PYQs के साथ कवर किया था। देखिए मैपिंग सभी करते हैं, बट अगर आप PYQs के साथ ना करें तो एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलाइन सॉइल के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हैं और अगर आपको सॉल्व करने में टाइम भी लग रहा है तो भी इसका मतलब है कि आपने लेक्चर ध्यान से अटेंड नहीं किया है। अगर आप सही भी आंसर दे रहे हो बट अगर 30 सेकंड भी लग रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड लगना चाहिए। दे आर रिच इन नाइट्रोजन। इंडिया के हर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। 85 क्वेश्चन हमने कवर किए थे सॉइल्स के ऊपर, यही वो फाइल है। और इसमें हर बार यही पूछते हैं वो कि नाइट्रोजन की कमी है। देखिए 83 क्वेश्चन थे और 1 बाय 1 हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। इसमें मैंने ना स्टार्टिंग में आपको एक टेबल प्रोवाइड की थी NCERTs पढ़ लेने के बाद, और इस टेबल में हमने ये देखा कि किस सॉइल में कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, कौन सी कम। तो जो सेलाइन सॉइल है, जिसे ऊसर सॉइल कहते हैं, ये इनफर्टाइल होती है। मतलब इनमें खेती नहीं होगी, कोई वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा। और ये ना सूखे एरिया, एरिड, सेमी एरिड या वाटर लोग जहाँ पे पानी जमा है, स्वैम्पी दलदली एरिया, इनमें पाए जाते हैं सेलाइन सॉइल। नाम से ही समझ आ रहा है सेलाइन है, खारे हैं, इसलिए एरिड रीजन में है। नाइट्रोजन और कैल्शियम में ये पुअर हैं, कमी होती है। देन सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, अब नमक वाले खारे वाले एरियाज में है तो सोडियम पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में, रिच मात्रा में है। बस इतना ही काम था इस पर। और अब ये क्वेश्चन आप देखिए, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, गलत बात है। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरिया। तो जो सॉइल्स टॉपिक है ये मैंने शायद यूट्यूब पे भी डाल दिया था, तो इसे भी आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो के बाद, आपका सॉइल का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और लगता है हमें कि यार 6-7 तो टाइप ही हैं, ये कितना क्वेश्चन इससे बना लेंगे। तो आप देख सकते हो ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ सॉइल के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो, मिट्टियों के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए थे सॉइल पे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सॉइल वाला टॉपिक जरूर कवर कर लीजिए, अपकमिंग सिविल सर्विसेज के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सलाल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे बनाया गया है? पावर प्रोजेक्ट मतलब वही डैम की बात कर रहे हैं ये, चेनाब, झेलम, नुब्रा या श्योक। देखिए लूसेंट और बाकी जितने भी फैक्चुअल बुक्स हैं सब में ये हम पढ़ते ही हैं। NCERTs में भी ये है, आप देख सकते हो सलाल प्रोजेक्ट मैप में, और ये है चेनाब रिवर में। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है चेनाब, और सलाल ये है। अब देखिए ये ना PYQ है, सलाल, चेनाब, उकाई, बनास, बनसागर, सोन और थीन जो है वो रावी रिवर में है। देन इसके बाद ये CDS का भी क्वेश्चन है कि कृष्णा रिवर में कौन सा डैम कंस्ट्रक्टेड है। तो यही वो क्वेश्चन है CAPF 2017 में पूछा गया था। मैथान प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट और टिहरी प्रोजेक्ट। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है, मैथान जो है बड़ाकर रिवर में है, मेरे घर के पास ही है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैथान जो है वो 3 के साथ जाएगा, A3। देन इसके बाद सलाल, तो सलाल किस में है? चेनाब में है, B4 के साथ जाएगा। राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल रिवर में है। देन टिहरी प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, ये भागीरथी रिवर में है। तो आंसर यहाँ पे जो है वो D बनता है, 3 4 1 2। अगर ये 2017 वाला CAPF का क्वेश्चन हमने कवर किया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है कौन सा, सलाल, वो चेनाब में है, B4 के साथ है, तो इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? तो अभी भी PYQs काफ़ी रेलेवेंट हैं। बहुत सारे सवाल इनफैक्ट हमने देखे कि PYQs से ही हैं, या यूँ कहें 80-90% क्वेश्चन तो PYQs और NCERT से ही हैं। नेक्स्ट ये देखिए, कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रिवर का कॉम्बिनेशन सही मैच नहीं है? सलाल, चेनाब, उकाई, बनास, बाणसागर, सोन और थीन रावी। तो देखिए हमें पता है कि उकाई जो है ये बनास में नहीं बल्कि तापी रिवर में है, बाकी सही है। सलाल, चेनाब अभी हमने पढ़ा, बाणसागर सोन है और थीन रावी है। देखिए थीन डैम को रंजीत सागर डैम भी कहते हैं, रंजीत सागर डैम ध्यान रखिएगा, बहुत पूछते हैं ये भी।
और ये जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर में है और रावी नदी में है। थीन डैम किस में है? रावी नदी में है। और बाणसागर जो है ये मध्य प्रदेश के सोन रिवर में है। और सलाल चेनाब तो हमने पढ़ा ही है। और उकाई जो है वो तापी में है। नेक्स्ट ये देखिए, कृष्णा रिवर में कौन सा डैम कंस्ट्रक्टेड है? ये CDS का क्वेश्चन है। ऑप्शन है उकाई, कृष्णराज सागर, श्रीशैलम और मेट्टूर। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, श्रीशैलम। 2 डैम है, श्रीशैलम और नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर ये 2 जो है कृष्णा रिवर में है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नागा अर्जुन सागर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेसनरी डैम है। मेसन मतलब वही होता है जो पत्थर टाइप के होते हैं, तो मेसनरी डैम। तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया और इससे ये आइडिया मिल गया डेफिनेटली PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिए, इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी हिमालय से नहीं निकलती है? गिलगिट, गोमल, हुंजा, जास्कर। ये तो डायरेक्ट NCERT से है। ज्योग्राफी फाइनल बोल के मैंने आपको एक फाइल दी थी, उसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को देखा था। देन ये सारा कुछ हमने मैप से कवर किया था कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और इसके बाद NCERT से ही ये लाइन हमने समझी थी कि जो इंडस रिवर है इसको बहुत सारे हिमालयन ट्रिब्यूटरीज का साथ मिलता है, जिनमें श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिगार है और गास्तिंग और द्रास है। ठीक है। और ये फाइनली एमर्ज आउट करती है ऑन द हिल नियर एटोक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। राइट साइड से अतोक में आकर काबुल नदी मिलती है। अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो राइट बैंक में इंडस को ज्वाइन करती है, खुर्रम, टोची, गोमल, विभोवा और सांगर, ये रिवर्स के नेम थे। और ये सारा सुलेमान रेंज से निकलती हैं। उसके बाद ये रिवर साउथ की तरफ बहती हैं और पंज नद में मिलती हैं। और पंज नद जो है वो लिटिल अबव मिठान कोट के पास है। तो मिठान कोट में आकर बेसिकली 6 नदियाँ मिल जा रही हैं। एक तो पंज नद है और इसके बाद इंडस रिवर है। जो पंज नद है ये नेम 5 रिवर को दिया गया है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को मिला करके। फाइनली जाकर अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाती हैं और ये जो कि ईस्ट ऑफ कराची में है। तो इस तरह से अच्छा, हम इंडस की जब बात करते हैं तो इंडस इंडिया के केवल जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। ये बातें हमने समझी। फिर झेलम वगैरह के बारे में, चेनाब के बारे में हमने पढ़ा और समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के 2023 और 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ये हैं ऑप्शंस। देखिए हमने MPPSC की एनालिसिस की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन है 2024 वाले, उसमें ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट किस स्टेट में है? तो ये उड़ीसा में है। देन मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट एक और है जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है ना। फिर उड़ीसा में हमने खास तौर से 2 जगहें देखी, पंचपटमाली और बाफलीमाली। ये बॉक्साइट के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कोरापुट। इंडिया में 3 to 4% ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व देखने को मिलता है बॉक्साइट का। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में है। देन ये क्वेश्चन हमने कवर किया था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। तो इसमें इन्होंने पूछा था लार्जेस्ट बॉक्साइट और माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? तो उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है और माइका के लिए है आंध्र प्रदेश। देन ये क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में पूछा गया लास्ट ईयर, जिसमें ये पूछ रहे हैं 22-23 के डेटा के अकॉर्डिंग बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? तो उड़ीसा और गुजरात है। ये सेम सवाल RO में भी पूछा गया था 2 साल पहले 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है बॉक्साइट का? तो उड़ीसा और गुजरात है। ठीक है। बट यहाँ जब आप देखोगे ऑप्शंस में तो उड़ीसा और गुजरात दिया ही नहीं है। दैट मीन्स कुछ तो चेंजेस आए हैं। तो उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था उड़ीसा है, गुजरात है, देन झारखंड का नंबर आता है। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, उड़ीसा एंड झारखंड। तो ये है क्वेश्चन और इसमें 2 ऑप्शंस फंस रहे थे, बट क्लैरिटी के साथ अगर हमने PYQs किया है तो ही इसके आंसर्स तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए आप, ये पहले ही पूछा गया, फिर पूछा गया, तो और PYQs के ट्रेंड के हिसाब से ये भी आइडिया लगता है कि वो जो पहले रिपोर्ट पूछ रहे हैं उसकी रिसेंट प्रिपरेशन भी हम साथ में रखें। अच्छा, आगे और भी क्वेश्चंस थे क्या? अच्छा, कोल वाले हैं, तो ये तो हमने उस टाइम पे डिस्कस किया है, या आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये वैसे डेटा के अकॉर्डिंग आप देखो, हमने इस वेबसाइट को भी चेकआउट किया है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है बॉक्साइट का वो 21.88 मिलियन टन है।
डिक्रीज्ड बाय 8.23% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 4 मेजर कंपनीज हैं, नाल्को, उत्कल एल्यूमिनिया इंटरनेशनल लिमिटेड, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन और हिंदाल्को, ये डोमिनेट करती हैं टोटल माइनिंग एक्टिविटीज़ को। देन ओडिशा और झारखंड जो है वो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता इसमें स्टूडेंट्स क्यों गलतियां करते हैं। ओजोन लेयर भी बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन की नीड ही नहीं है। ओजोन के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना है, बट क्योटो तो एमिशन रिडक्शन के लिए है ना। आंसर इसका ऑप्शन ए है। एनसीईआरटी में भी ये हर जगह पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में प्रोक्लेम होता है और 2005 में आता है। मेजर पर्पस ही यही है कि GHG जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है। तो एमिशन रिडक्शन से ये जुड़ा हुआ है। अब हमने एक वीडियो कवर की थी इस पर और जिसमें हमने सारे क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स को समझा था। ये देखिए, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉन्ट्रियल को, दोनों चीज़ें साथ में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने पूछा था कि कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आता है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकल के आता है। कार्बन क्रेडिट क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। देन यही मैंने आपको बता दिया था, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल जो है ये ओजोन लेयर से डील करता है और ये UNEP की लेड कन्वेंशन है। नेक्स्ट देखिए, ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने पूछा था। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ें तो ये कार्बन क्रेडिट वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन स्पेसिफाइंग द कमिटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की बात, मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल, जैसा कि हमने देखा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने का काम करती है। देन इसके बाद ये भी क्वेश्चन था, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला? क्योटो प्रोटोकॉल से। ये देखिए, CDS में पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कमिट करता है स्टेट को कि किस चीज़ में रिडक्शन लेके आए। तो GHG में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में CDS 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो CDS 2019 में पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया। 2019 का CDS का क्वेश्चन 2025 में रिपीट कर लिया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन के साथ कौन बाउंड्री नहीं शेयर करता है? पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और बेलारूस। तो देखिए, ये यूक्रेन की मैप है और यूक्रेन 7 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसमें पोलैंड है, पोलैंड के अलावा स्लोवाकिया है, देन हंगरी है, रोमानिया है। रोमानिया के अलावा अगर हम देखें तो मोल्दोवा है, रसिया है ना, मोल्दोवा, रसिया, और इसके अलावा बेलारूस भी है। तो इन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन। तो यहाँ इन्होंने पूछा कि इसके साथ नहीं शेयर करता है, तो पोलैंड है डेफिनेटली, इसके अलावा रोमानिया है, बेलारूस भी है, बट लिथुआनिया नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये देखिए, CDS में पूछा गया था, लास्ट वाले CDS में, कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो यहाँ अगर हम देखें मैप में तो ये रसिया है और ये यूक्रेन है, इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देन ये क्वेश्चन था CAPF में लास्ट ईयर कि कौन से देश के साथ यूक्रेन के बाउंड्री नहीं शेयर करता है। तो रोमानिया, मोल्दोवा, पोलैंड है, बट लिथुआनिया नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हर साल ऑलमोस्ट पूछ लेते हैं यूक्रेन के साथ कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो इस तरह से हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर किए। आपने PYQs और NCERTs का रेलेवेंस देखा है। और इसके अलावा एक मैं इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि अगर आप अपकमिंग CAPF या CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे न्यू बैचेस लॉन्च हो गए हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको इस नंबर पे इंक्वायरी के लिए व्हाट्सअप या टेलीग्राम का यूज़ करना है। कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।